नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, क्लास 5 है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, बुद्धि वेसलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय व सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों के साथ लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोनडर्ड के अनुसार बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिसकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मिथ्याविता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थिति में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है P.E. वर्नल बुद्धि संपत्ति के 3 अर्थ बताए हैं जो लोकप्रिय और आकर्षक दिखते हैं। ये अर्थ इस प्रकार हैं। ये पॉइंट है जनिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशागत होती है। इसे हेव ने बुद्धि ए कहा, जो स्पष्टता बुद्धि या एक जीनोटाइपिक प्रकार है जिसमें बुद्धि को व्यक्ति का एक आनुवंशिक गुण माना है। प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के 3 जीन एवं वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम होता है। जिस सीमा तक व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है उस सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जाता है। बुद्धि का ये अर्थ जीनोटाइप फिनोटाइप प्रारूप है। इसे हेव्स ने बुद्धि भी कहा है। परीक्षण प्राप्तकर्ता के रूप में बुद्धि, इस अर्थ में बुद्धि की एक प्रक्रिया परिभाषा दी गई है। इस बुद्धि में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता। इसे हेव ने बुद्धि सी की संज्ञा दी है। बुद्धि के प्रकार E.L. पावलोव ने बुद्धि के टोटल 3 प्रकार बताए हैं। सामान्य बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। देखिए पढ़ते हैं इनको हम। सामाजिक बुद्धि के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी समान मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कौशलता को दिखाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है। ड्रेवर तथा वालरस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन व्यक्तियों को में सामाजिक बुद्धि होती है इसमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता तथा समाज के अन्य लोगों से मिलजुलकर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने में मदद करती है। आप लोग अच्छे से समझ गए थे सामाजिक बुद्धि के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। टर्मेन के अनुसार बुद्धि को पढ़ते हैं। चलिए, टर्मेन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गद्यज्ञ, कहानीकार आदि बनते हैं। चलिए 3rd नंबर पे पढ़ते हैं मूर्त बुद्धि।
कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं को महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोग बनाता है। इसे व्यावहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। व्यावहारिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। बुद्धि लब्धि, पहला पॉइंट है बुद्धि लब्धि से। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने एवं साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया जाता है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिने एवं साइमन ने 1905 में। ठीक, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि आयु के संप्रत्य का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि आयु का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि आयु मानसिक आयु तथा स्थैतिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनुपात बुद्धि रेशियो भी कहा जाता है। रेशियो IQ भी कहा जाता है। IQ देख सकते हैं आप लोग। बुद्धि लब्धि का सूत्र इस तरह से हम देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे स्थैतिक आयु गुणा 100। इस तरह से इसको इंग्लिश में शॉर्ट में इस तरह से लिख दीजिए। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, जहाँ MA मानसिक आयु, CA है शॉर्ट में स्थैतिक आयु। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मानों के अर्थ को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ करने के लिए निम्नलिखित मान अथवा उसके अर्थ लिए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 25-30 वर्ष या उसके ऊपर की आयु के व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि की जगह एक नई धारणा का प्रयोग किया। इसे विचलन बुद्धि लब्धि भी कहा संज्ञा दी गई। बुद्धि लब्धि की संज्ञा दी गई। विचलन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले मानक प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है और फिर इस प्राप्तांक को एक मापनी जिसका माध्य तथा उसका विचलन 15 होता है उसमें बदल दिया जाता है। बुद्धि लब्धि के मान तथा उसके अर्थ। बुद्धि लब्धि के मान उसका अर्थ चलिए इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 140 या इससे अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि बोलते हैं। 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि, 88 से 89 तक मंद बुद्धि, 70 से 69 तक सीमांत बुद्धि, 79 तक के सीमांत मंद बुद्धि, 60 से 59 तक मूढ़ बुद्धि, 20 से 59 तक हीन बुद्धि, 20 या उससे कम जड़ बुद्धि एडोलिसिस। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को एक बुद्धि परीक्षण या 60 अंक प्राप्त हुए। उसी परीक्षण में उस व्यक्ति के समान उम्र के व्यक्तियों पर n बराबर 100 क्रियान्वयन करने पर मध्य 30 तथा मानक विचलन 10 प्राप्त हुआ। मानक प्राप्तांक इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की माप। बुद्धि की माप को हम पढ़ते हैं। बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है। इससे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने मिलकर 1905 में बनाया था। यह बुद्धि परीक्षण आने वाले वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसमें भी कोई मनोवैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इस संशोधन में पहली बार
बुद्धि लब्धि की धारणा की बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों जैसे वेसलर, कैटल, रेवेन, गुडएनफ आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें डॉक्टर एस जलोटा को, मोहनचंद्र जोशी, डॉक्टर एम.एस. मोहसिन आदि प्रमुख हैं। इसमें महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित हैं: बिने एवं साइमन परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। इस बिने एवं साइमन परीक्षण के बारे में, इस परीक्षण का निर्माण बिने तथा साइमन के फ्रेंच भाषा में 1905 में किया। यह प्रकार को वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। वेसलर बुद्धि परीक्षण। वेसलर ने बुद्धि मापने के 2 नियम दिए हैं। वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए 1939 में एक मापन तैयार किया। इसका नाम वेसलर बेलेव्यू मापनी रखा गया। इस परीक्षण में 2 फॉर्म हैं, दोनों में 10-10 उप परीक्षण हैं। 10 में 5 शाब्दिक मापनी थे और 5 क्रियात्मक मापनी के थे। इस परीक्षण को 1955 में संशोधित किया गया। इसका नाम वेसलर वयस्क बुद्धि मापन रखा गया। 1981 में इसमें फिर संशोधन का इसका नाम WAIS रखा गया, WAIS रखा गया। इस परीक्षण में बुद्धि की माप 3 तरह से की बुद्धि लब्धि IQ द्वारा होती है: शाब्दिक मापनी का बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक मापनी का बुद्धि परीक्षण और संपूर्ण मापनी का बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत 16 से 64 वर्ष के व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेसलर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए दूसरा परीक्षण 1949 में किया गया। इसमें वेसलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए कहा जाता है, वैश्विक कहा जाता है। इस मापनी द्वारा 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि की माप की जाती है। इस परीक्षण का संशोधन 1974 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 3 कैटेल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण कैटेल ने किया था। इसमें से 3 मापन हैं। मापन फर्स्ट 4 से 8 वर्ष के बच्चों तथा मानसिक दोष वाले वयस्क। मापन सेकंड 8 से 13 वर्ष की आयु वाले बच्चों की औसत वयस्क के लिए। मापन थर्ड है हाई स्कूल के छात्रों, कॉलेज के छात्रों तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इस परीक्षण का निर्माण रेवेज ने 1938 ईस्वी में किया। इस परीक्षण के 2 फॉर्म हैं, एक बच्चे प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है तथा वयस्कों के लिए होने वाले मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है। नंबर 5 है कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण। चलो इनको भी पढ़ते हैं। बुद्धि मापने का प्रयास भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी काफ़ी अधिक किया गया है। इसमें प्रमुख हैं डॉक्टर S.C. जोशी, डॉक्टर मानसिक योग्यता परीक्षण। जोशी द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में, प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962, डॉक्टर R.K. टंडन द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1971, प्रोफेसर R.K. ओझा तथा प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971, डॉक्टर S.S. जलोटा द्वारा मानसिक योग्यता को संशोधित सामूहिक परीक्षण 1972, डॉक्टर S.S. मोहसिन द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की माप के परीक्षण को 2 कसौटी के आधार पर वर्गीकृत किया। नंबर 1 है क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर। क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो वे परीक्षण हैं जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है,
इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या है, एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की संज्ञा कहते हैं। ठीक, इससे पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया। इसे बिने साइमन परीक्षण कहा जाता है। कोहलॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलांग परीक्षण तथा धन रचना परीक्षण भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियान्वयन के आधार पर दूसरे प्रकार के बुद्धि परीक्षण वे हैं जिसको एक समय में एक से अधिक व्यक्ति अर्थात उसको व्यक्तियों के समूह में किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण को सामूहिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी जाती। आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण इत्यादि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 2, एकांशों के रूप में के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को एकांश के फल स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों या प्रश्नों में किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। समझ हैं आप लोग? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे बोलते हैं? ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों तथा लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों या प्रश्नों में किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण पहला है, दोनों को इनको समझते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा अर्थात शब्द वाक्यों एवं संख्या का प्रयोग निर्देश में निश्चित रूप से होता है परंतु इसके एकांशों में प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग छोटे बच्चों, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आगामी किया जाता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, फ्रोमैन के अनुसार क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ऐसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश में हो सकता है या चित्रान्वयन तथा हाव भाव द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, इस परीक्षण के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 3, इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं तथा वास्तविक रूप से उपस्थित किया जा सकता है और उसमें जोड़ा तोड़ा जाना पड़ता है, जोड़ना तोड़ना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है D, आभासाई बुद्धि परीक्षण। आभासाई बुद्धि परीक्षण ऐसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग एकांश तथा निर्देश में नहीं होता। प्रायः इस तरह से परीक्षण में निर्देश हाव भाव निर्देश तथा चित्र विनय द्वारा किया जाता है। आभासाई बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पहला, ऐसे परीक्षणों में निर्देश तथा हाव भाव चित्राभिनय तथा निर्देश द्वारा किया जाता है, ना कि किसी प्रकार की भाषा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, इस परीक्षण के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। इस परीक्षण के परीक्षार्थियों को कुछ वस्तुएं जैसे कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में दिया जाता है नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है एक कारक बुद्धि सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसमें आगे बढ़ने का श्रेय टर्मैन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति
के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। वर्तमान में इस प्रकार इस बुद्धि सिद्धांत को कोई नहीं मानता है। सेकंड नंबर 2 है द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये हमेशा यूपी टेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इसके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट सामाजिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों में ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है और एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिए हुए चित्र में ओवरलैप करने वाला संपूर्ण चित्र जी कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शेष दोनों परीक्षणों का स्वतंत्र क्षेत्र S1 या S2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट योग्यताएं एक दूसरे के स्वतंत्र होती हैं तथा सामान्य योग्यताओं की आवश्यकता भी इन विशिष्ट योग्यताओं में पड़ती है। थर्ड है 3 प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉम्सन ने किया। थॉम्सन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। ठीक, ये अच्छे से याद रखना लाइन। चलिए फर्स्ट लाइन है इसकी, पहला पॉइंट है थॉम्सन के अनुसार व्यक्ति का भौतिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो बुद्धि या बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। इसी प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक सह संबंध पाए जाते हैं वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूनों को ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र में छोटे वृत्त विशिष्ट कारकों तथा मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बड़े दोनों वृत्त 2 परीक्षणों या प्रतिनिधित्व करते हैं। परीक्षण ए से 8 विशिष्ट कार्यों के प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि बी से 11 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्शों का प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि दोनों परीक्षणों में 6 विशिष्ट कारक सामान्य होते हैं अतः इसमें धनात्मक सहसंबंध है। 4 पॉइंट है समूह कारक सिद्धांत। चलो इसको पढ़ते हैं समूह कारक सिद्धांत को। इस सिद्धांत के प्रतिपादन थर्स्टन है। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। ठीक, थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण एवं मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन ने अनेक अपने कारक विश्लेषण के आधार पर निम्न 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया। नंबर 1 ए है वाचिक भाषिक योग्यताएं। यह वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता और उसका उपयोग करता है। बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यताएं। यह वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति साधारण गणितीय कार्यों जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग आदि को करता है। संख्यात्मक योग्यताओं के बारे में व्यक्ति क्या करता है? जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करता है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे ज्यामितीय समस्याओं में। डी है प्रत्यक्ष परक
योग्यता, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उसका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना का धारण करता है। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, तार्किक क्वेश्चन बोलते हैं तर्क वाले, है ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उसका उपयोग करता है। शाब्दिक योग्यता, वर्ड एबिलिटीज, इस योग्यता के द्वारा शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। थर्स्टन के बाद ये अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यताएं मानी गईं, अधिगम योग्यता और निगमन योग्यता। चलिए 5 पॉइंट पढ़ते हैं। गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बतलाए हैं। संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, स्मृति, मूल्यांकन, ठीक। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इतने टॉपिक जितने भी दिए हुए हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से कभी कभी आंसर छूट जाते हैं, इसके एक ही तो होता है, लेकिन थ्योरी पढ़ने से सभी आपके क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं अच्छे से, ठीक। इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इनके 5 समूह को। पहला है ए, संज्ञान, कॉग्निशन। इस बौद्धिक योग्यता में खोज, पुनर्खोज जैसी योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। अभिसारी चिंतन, यह वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग कर इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके, ठीक। सेकंड है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, यह खोज करता है। सीधी से शब्दों में हम बोल सकते हैं, अपसारी चिंतन उसको बोलते हैं जिस किसी भी क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन होता है, इसको मंद अंतर वाले प्रश्न बोलते हैं, और मुक्त अंतर वाले प्रश्न इनको बोलते हैं, जो अपसारी होते हैं एक क्वेश्चन के कई आंसर, ठीक। अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं अपसारी चिंतन का एक क्वेश्चन दिए, जैसे हमने बोला कोई भी एक ऑप्शन लिया क्वेश्चन, उसका आंसर एक ही होगा। जैसे हमने बोला आपके देश का क्या नाम है, तो आपने एक ही तो देश का नाम बताएंगे जिसमें आप रहते हैं, ठीक। लेकिन अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा आप कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो कई बातें आप उसमें लिख सकते हैं ना, क्या क्या लिखेंगे। इस तरह के टॉपिक को हम बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न या अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट डी है स्मृति, मेमोरी। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है। ये ऑप्शन है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के विचारों की समर्थन रहे हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? स्पीयरमैन। इसमें वर्नर का नाम प्रयुक्त है। इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता के 2 मुख्य वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में बुद्धि के प्रायोगिक शारीरिक कारक हैं अतः द्वितीय वर्ग में मौखिक, सांख्यिकी, शैक्षिक इत्यादि कारक हैं। इस कारकों के आगे क्रम में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक हैं। इस कारकों का संबंध विभिन्न संज्ञानात्मक क्रियाओं से है। यह सिद्धांत भी कारक विश्लेषण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है 7, कैरोल
का त्रिस्तरीय मॉडल। जॉन वी कैरोल ने बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल विकसित किया। इस मॉडल के अनुसार मानसिक कौशल के 3 स्तर बतलाए हैं। सामान्य, विस्तृत, कौशल। यह एक समानात्मक मॉडल है जिसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन तथा कैटल हॉर्न के सिद्धांत के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए आप इसको देख सकते हैं। सामान्य स्तर थर्ड, सामान्य बुद्धि जनरल स्टूडेंट जी कारक। विस्तृत स्तर सेकंड। इस टेबल को आप देख सकते हैं, इस तरह से है बनाई। संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययनों में व्यवहार, संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य। नंबर 8 को पढ़ते हैं। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर के बारे में बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये ऑप्शन कई बार पूछा जा चुका है ईपीटेट के पेपर में, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। इस सिद्धांत का आधार उसके द्वारा मनोवैज्ञानिक तथा मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। 1998 में इन्होंने इसमें 8वां चरण प्रकार तथा 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मिक बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिसको वह संसाधित करता है, संशोधित होना चाहिए, संशोधित करता है, ठीक, इनकी विवेचना करना है और समस्या का समाधान करना है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि से तात्पर्य किसी समस्या समाधान में समस्या को उसके विभिन्न अंशों या भागों में बांटकर समाधान करने की क्षमता से होता है। इस ढंग की क्षमता का मापन बुद्धि परीक्षणों तथा शैक्षिक उपलब्धि परीक्षणों द्वारा होता है। इसे घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि में सूचना संसाधन क्षमता के कई, जैसे किसी सूचना को संचित करने की क्षमता, इनका प्रत्यक्षात्मक करने की क्षमता, सूचनाओं को आंतरिक करने की क्षमता, समस्या के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, चिंतन को निष्पादन में बढ़ने की क्षमता सम्मिलित होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। सृजनात्मक बुद्धि में वैसे मानसिक कौशल सम्मिलित होते हैं जिनकी आवश्यकता नई समस्याओं के समाधान में पड़ती है तथा व्यक्ति जिसमें किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण या संदर्भ के समय अनुकूल करने की क्षमता सम्मिलित होती है। सी ऑप्शन है व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इस तरह की बुद्धि में वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे उसे आधिकारिक लाभ हो पाता है। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति में अपने वातावरण को एक खास ढंग से मोड़ने की क्षमता तथा परिवर्तित
परिस्थिति के साथ अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित करने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होती हैं। बहुआयामी बुद्धि, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। थर्स्टन तथा कैरी नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैरी के अनुसार बुद्धि का निर्माण इस योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यताओं, गामक योग्यताओं, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता तथा संगीतात्मक योग्यता। स्थानिक योग्यता के साथ उचित ढंग से व्यवहार करते हैं। योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इस प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है जो प्रत्यक्षीकरण संबंधित योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता पर निम्नात्मक होती है और निम्नात्मक होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। हम बीच में इसलिए नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने के बारे में बोलते हैं क्योंकि यही कहते रह जाओ तो पढ़ने पे ध्यान थोड़ा कम होता होगा। देखने वाले स्टूडेंट यही बोलते होंगे, बस यही बोलते रहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करो। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, नए लोग इस चैनल पे आते हैं, वो लोग कोई सी वीडियो देखने से पहले कुछ थोड़ा ही पढ़ें, तभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।